हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 5 जो है वो यहाँ पे बच्चों हम रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत के विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। भारत में क्या है वो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, इस पार्ट शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हर साल बोर्ड के अकॉर्डिंग यानी बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से इसमें से इस चैप्टर में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का आता है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आपको जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे आप बता दूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में से ओनली फॉर सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है, वो भी सेक्शन डी के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए संशोधनों ने विश्व के देशों को एक दूसरे के नजदीक ला दिया। यानी जो हर एक कंट्री जो है, हर एक कंट्री क्या चाहती है कि हम देश में मतलब तरक्की करें, ठीक है। कुछ ना कुछ नए रिसर्च वगैरह हर एक कंट्री करते रहते हैं। इस रिसर्च की बदौलत ही सारे जो देश हैं उन सबको एक दूसरे के नजदीक ला दिया, साथ ही कंपटीशन एक दूसरे के बीच में पैदा कर दिया। आपने सुना होगा कि आपके क्लास में आपके टीचर्स कहते हैं कि आपको अगर अच्छे मार्क्स लेना है तो आपको क्या करना चाहिए, एक दूसरे से कंपैरिजन करना चाहिए। तभी आप जब आप प्रतिस्पर्धा करेंगे तब आप और अच्छी मेहनत करेंगे और आगे आप बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी से कंपैरिजन ही नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। उसी तरह यहाँ पे दिया, देश विदेश के बीच आंतरिक संबंधों का सरल भी बनाया है विश्व के संशोधन ने। विश्व के तमाम देशों के बीच सहयोग बढ़ा है एवं नए अभिगम पैदा हुए हैं। सभी राष्ट्र विश्व शांति और सह अस्तित्व की तरफ अभिमुख हुए हैं। मतलब सभी जो देश जो हैं वो विश्व शांति और सह अस्तित्व बने रखें, इस तरह उन्होंने मतलब अपना मुख किया हुआ है। विज्ञान और व्यवस्थित ज्ञान और टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान के व्यवहारिक उपयोगिता, मतलब विज्ञान को हम किस तरह व्यवहार अपने दैनिक जीवन के रूप में उपयोग कर सकें उसके विषय में। साथ ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों शब्द भिन्न होने पर भी साथ ही जुड़े हुए हैं, ऐसा बताया गया है। तो चलिए बच्चों पहला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे प्राचीन भारत के विज्ञान के क्षेत्र की विरासत। हमारे प्राचीन भारत के महान ऋषियों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनमोल विरासत विश्व को दी है। धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, वस्तु शास्त्र। तो बच्चों यहाँ पे ये तो 3 टॉपिक आप देख रहे हैं, धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, वस्तु शास्त्र। इन 5 में से कोई एक के विषय में विस्तृत जानकारी पूछ ली जाती है। अब आपको लिखना किस तरह है तो वो आगे हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, इसमें आपको बता दूंगा मैं। आगे देखते हैं बच्चों, मतलब इन सभी के क्षेत्र में, हमारे विज्ञान के क्षेत्र में हमारे जो ऋषि मुनि थे भारत के, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया इन सभी के क्षेत्र में। और साथ ही अपने लिए गौरव की बात है हमारे भारत के लोगों के लिए। भारत में मात्र साहित्य, कला, धर्म, साथ ही अपने ऋषि शिक्षा और तत्व चिंतन जैसे क्षेत्रों में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि विविध विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है भारत ने। अर्वाचीन यानी बहुत समय से अर्वाचीन युग के संशोधनों के द्वारा पता चलता है कि भारत की आध्यात्मिक विचारधारा के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु भी रखता था। यानी आध्यात्मिक विचारधारा तो रखता ही था, साथ ही भारत जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु भी रखता था। अधिकांश वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी खोजों में किसी न किसी रूप से प्राचीन भारत के विज्ञान का तत्व जो है वो शामिल है। उसके बाद अगला टॉपिक हमें दिया गया है भारत के विज्ञान क्षेत्र की विरासत में, पहला धातु विद्या के विषय में दिया गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। प्राचीन से ही भारत के लोग धातु विद्या का अपना एक व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं। प्राचीन भारत ने धातु विद्या में अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त की हैं। उसके साथ उदाहरण के स्वरूप में सिंधुकालीन संस्कृति में से मिली धातु की नर्तनी की प्रतिमा, तक्षशिला में से प्राप्त कुषाण राजाओं के समय में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, चोल राजाओं के समय तैयार हुई धातु शिल्प, चेन्नई के संग्रहालय में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप
महादेव नटराज का शिल्प, धनुर्धारी राम का शिल्प, कलात्मक देवी देवता, पशु पक्षी एवं सुपारी काटने का सरोता आदि को गिनाया जा सकता है। यानी प्राचीन समय के लोग ये सारी चीजों का यूज करते थे जो धातु विद्या से बनी हुई थी। साथ ही ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये धातु शिल्प बनाने की परंपरा 10वीं और 11वीं सदी में ही शुरू हुई थी, यानी धातु विद्या। आगे दूसरा टॉपिक दिया रसायन विद्या। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता सेक्शन डी के अंदर। रसायन शास्त्र जो है वो एक प्रयोगात्मक विज्ञान है, यानी एक प्रैक्टिकल साइंस है। यह विद्या विविध खनिजों, पौधों, कृषि के लिए बीज, विविध धातु के निर्माण या उसके परिवर्तन तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी औषधियों के निर्माण में उपयोगी है। रसायन शास्त्रियों में नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य नागार्जुन को भारतीय रसायन शास्त्र का आचार्य माना जाता है। यानी रसायन शास्त्री में जो नालंदा विद्यापीठ है बिहार के अंदर, उसमें बौद्ध के जो आचार्य थे नागार्जुन को भारतीय रसायन शास्त्र का आचार्य माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी जैसे ग्रंथ भी लिखे हैं। रसायन विद्या के आचार्य नागार्जुन ने वनस्पति औषधियों के साथ साथ रसायन औषधि के उपयोग की सलाह दी थी। पारे को भस्म करके औषधि के रूप में उपयोग करके प्रयोग की शुरुआत उन्होंने ही की थी, ऐसा माना जाता है। नालंदा विद्यापीठ में रसायन विद्या के अध्ययन और संशोधन के लिए अलग रसायनशाला और भट्टियां थी। साथ ही रसायन शास्त्र के ग्रंथों में मुख्य रस, उपरस, 10 प्रकार के विष एवं विविध प्रकार की क्षारों और धातुओं की भस्म का वर्णन जो है मिलता है, मतलब गर्म करके बनाना, उसे भस्म कहा गया है। रसायन विद्या के उत्कृष्ट तो धातु में से बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई देती है। साथ ही बिहार के सुल्तानगंज से मिली हुई बुद्ध की ताम्र मूर्ति जो 7.5 फुट ऊंची है और जिसका लगभग वजन यहाँ पे 1 टन दिया हुआ, यानी 1000 किलो दिया गया है। जबकि नालंदा से मिली हुई बुद्ध की मूर्ति तो 18 फीट ऊंची है। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक उदाहरण तो यह है कि वो मूर्ति, उसका वजन जो है वो लगभग 7 टन है और साथ ही 24 फुट ऊंचा विजय स्तंभ भी है, जिसका निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी विक्रमादित्य दिल्ली में करवाया था। आज तक वर्षा, धूप या छांव में रहने के पश्चात इस लोह स्तंभ पर जंग नहीं लगा। ये भारतीय रसायन विद्या का एक उत्तम उदाहरण है। अगला टॉपिक बच्चों हमें दिया गया यहाँ पे वैदिक विद्या एवं शल्य चिकित्सा। प्राचीन काल से भारत ने वैदिक विद्या एवं शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं। भारतीय वैदिक शास्त्र के महान प्रणेता महर्षि चारक, महर्षि श्रुतरुद्र एवं वकभट्ट ने अपने संशोधन से वैदिक शास्त्र में उच्चतम शिखर प्राप्त किया है, यानी कह सकते हैं शिखर तक पहुंचाया है। महर्षि चारक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ में 2000 से भी अधिक वनस्पति औषधियों का वर्णन किया है और साथ ही महर्षि श्रुतरुद्र ने श्रुतरुद्र संहिता में शल्य चिकित्सा के ऐसे धारदार संशोधनों का उल्लेख किया है जिसमें सिर के बालों को खड़ा चीरकर 2 भागों में कर सकते थे, यानी जो सर के जो बाल थे वो बालों को खड़ा चीरकर उसे 2 भागों में किया जा सकता था। उसके बाद आगे वकभट्ट ने वकभट्ट संहिता की यहाँ पे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनका, जिसमें चारक संहिता, श्रुतरुद्र संहिता और एवं वकभट्ट संहिता, ये तीनों ग्रंथ प्रत्येक वेद के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जो ये फोटो देख रहे हो ये महर्षि चारक का फोटो दिख रहा है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप जो देख रहे हैं ये महर्षि श्रुतरुद्र का यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा है। प्राचीन भारत के हिंदुओं के औषधि शास्त्र में खनिज, वनस्पति एवं प्राणी के वनस्पति का विशाल संग्रह शामिल है। दवा बनाने की बारीक विधियों के साथ साथ
दवाओं एवं उसका वर्गीकरण तथा दवाओं का उपयोग हेतु सूचना भी दी गई है। वे प्याले के आकार का पट्टा बांधकर खून का परिभ्रमण यानी खून जो कितना मतलब वहाँ पे जा रहा है कि नहीं, सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका जो परिभ्रमण है उसे रोककर शल्य चिकित्सा कर सकते थे, यानी खून को रोककर। पेड़ों, मूत्राशय, हर्निया, मोतिया, पथरी, भंगदर आदि का शल्य चिकित्सा कर सकते थे। टूटी हड्डियों को व्यवस्थित कर सकते थे और साथ ही शरीर में प्रविष्ट बाहरी पदार्थों को कुशलता पूर्वक बाहर निकाल सकते थे। टूटे हुए कान या नाक के चिकित्सा को प्लास्टिक सर्जरी भी जानते थे। मोम के पुतनी या मूर्त शरीर के शल्य चिकित्सा के द्वारा विद्यार्थी को प्रत्यक्ष ज्ञान देते थे। प्रस्तुति के समय कठिन ऑपरेशन से भी हिचकिचाते नहीं थे। इसी तरह से स्त्री और बाल रोगों के विशेषज्ञ थे। वे रोगों के कारणों और चिन्हों का वर्णीकरण करके उनका निदान करते थे और रोग मिटाने के बाद परहेज रखवाते थे, यानी किसी भी रोग को मिटाना हो तो परहेज तो करना जरूरी है। जैसे कि आप ऑपरेशन करते थे उस समय मांस मच्छी खाने को हमें मना कर देते हैं, ओनली फॉर शाकाहारी भोजन खाने को ही कहते हैं। इसलिए आगे देखते हैं बच्चों, प्राचीन भारत में प्राणी रोग का शास्त्र भी विकसित हुआ, यानी जो प्राणी जो रोग है उसका शास्त्र भी विकसित हुआ, जिसके अंदर अश्व क्या होता है, घोड़े का समानार्थी शब्द होता है। हस्ती यानी हाथी का समानार्थी शब्द होता है। के रोगों पर भी ग्रंथ लिखे गए, जिसमें हस्ती आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद, उसके बाद शालिहोत्र का अश्वशास्त्र यानी घोड़ा शास्त्र बहुत ही प्रख्यात है। वैदिक शास्त्र के विद्वान वकभट्ट ने निदान क्षेत्र में अष्टांग हृदय जैसे ग्रंथ रचकर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। साथ ही बच्चों आगे अगला हमारा टॉपिक यहाँ पे दिया गया गणित शास्त्र। गणित शास्त्र से संपूर्ण दुनिया का व्यवहार चलता है। ऐसा माना जाता है कि गणित शास्त्र के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण खोज की है। साथ ही भारत ने शून्य, दशांश पद्धति, बीज पद्धति, बोधायन का प्रमेय, रेखा गणित और वैदिक गणित का खोज जो है वो भारत ने ही दुनिया में की है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अंक के पीछे शून्य लगाकर लिखने की प्रक्रिया यानी जो दशमलव प्रसार की प्रक्रिया जो है वो गृतशमद नामक ऋषि ने की थी। प्राचीन भारत के गणितज्ञों ने एक के बाद एक 53 शून्य लगाने से बनने वाले संख्या के नाम निर्धारित किए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों में तोल माप के साधनों में दशांश पद्धति देखने को मिली है। तो बच्चों यहाँ पर आप जो ये फोटो देख रहे हो ये आर्यभट्ट का फोटो है जिन्होंने जीरो की खोज की थी। तो दुनिया के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं अमूल्य भेंट है। आगे बच्चों दिए गए गणित शास्त्र के अंदर भास्कर आचार्य ने ईस्वी सन 1150 में लीलावती गणित और बीज गणित नामक ग्रंथ भी लिखे। उन्होंने प्लस और घटाव यानी माइनस के संशोधन भी किए थे। ब्रह्मगुप्त ने समीकरण के प्रकार बताए थे। बोधायन प्रमेय यानी त्रिकोणमिति, अपस्तंभ के शुल्ब सूत्रों यानी सन 800 पूर्व में विविध वैदिक यंत्रों यज्ञों के लिए आवश्यक विविध विधियों के अनुपात निश्चित किए थे। इसमें भी इस सिद्धांत का विश्लेषण है। आर्यभट्ट के आर्यभट्टीय ग्रंथ में पाई की कीमत 22/7 एवं 3.14 जितनी होती है उसका उल्लेख भी है। उन्होंने प्रतिपादित किया है कि गोले के परिधि और व्यास के अनुपात को दर्शाने वाला अचलांक यानी जो अचलांक जो होता है वो पाई है। भाग की आधुनिक पद्धति गुणा, उसके बाद जोड़ घटाव वर्गमूल घनफल यानी भाग अष्टांग पद्धति की जानकारी आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में अपने ग्रंथ में दी है। साथ ही इसलिए आर्यभट्ट को गणित शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इसके उपरांत उन्होंने 10 गीतिका एवं आर्यभट्टियम जैसे ग्रंथ भी लिखे थे। आर्य सिद्धांत में ज्योतिष शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। गणित, अंक गणित के और रेखा गणित के मूलभूत प्रश्नों का समाधान भी खोजा है। इसके उपरांत गणित शास्त्र के भिन्न भिन्न पहलुओं की चर्चा अनेक विद्वानों ने अपने ग्रंथों में की है और उनमें बोधायन, अपस्तंभ और कन्यायान, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त आदि का समावेश इन सब गणित शास्त्रों का समावेश होता है। आगे बच्चों हमें अन्य विज्ञान दिया गया। प्राचीन भारत में भिन्न भिन्न विज्ञान विषय ग्रंथों का निर्माण
हुआ है। जिसमें बच्चों पहला यहाँ पे देख रहे हैं विज्ञान आधारित शास्त्रों का नाम और उसके रचनाकार कौन थे। प्रजनन शास्त्र जिसके रचनाकार यहाँ पे दिए गए हैं ब्रह्मव्य पंचाल मतलब पांचाल। उसके बाद चिकित्सा संग्रह यानी चक्र पाणिदत्त। कामसूत्र का यहाँ पे दिया है वत्स्यायन। उसके बाद वृक्ष आयुर्वेद का महर्षि पराशर। योग शास्त्र का महामुनि पतंजलि। यंत्र सर्वस्व महर्षि भारद्वाज। उसके बाद काल गणना का शकमुनि। तो ये सारे यहाँ पे शास्त्रों के नाम और उसमें रचनाकार के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। अगला बच्चे टॉपिक हमें दिए खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। बच्चों ये टॉपिक भी 4 मार्क्स का पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। जिस तरह रसायन विद्या और गणित शास्त्र इंपॉर्टेंट था उसी तरह यहाँ पे। चलिए देखते हैं। शास्त्रों में खगोल शास्त्र सबसे प्राचीन है। साथ ही खगोल शास्त्र से संबंधित कई ग्रंथ भारत में ही लिखे गए हैं। इन सभी ग्रंथों का प्राचीन विद्यापीठों में व्यवस्थित और गहन अध्ययन किया जा सकता है, यानी अंदर तक इसका आप अध्ययन कर सकते हो। ग्रहों और उनकी गति, नक्षत्र एवं अन्य अवकाशीय पदार्थों इसके द्वारा गणना करके खगोल और ज्योतिष शास्त्र का बहुत विकास हुआ था। विशेष करके ग्रहों के आधार पर फल अनुसार ज्योतिष फलित किया जाता था, जिसके नाम पर से भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। और इस आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर भ्रमण करती है तथा चंद्रमा का वास्तविक कारण पृथ्वी की परछाई है, जिसे विद्वान आज भर कहकर संबोधित मतलब अजर भर कहकर संबोधित करते हैं। इसी तरह ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण के नियम को उल्लेख किया। साथ ही ज्योतिष शास्त्र को तंत्र, होरा और संहिता 3 भागों में बांटने के लिए 12 मिहिर महान खगोलवेता एवं ज्योतिष शास्त्री थे। उन्होंने बृहद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे अवकाशीय ग्रहों के मानव के भविष्य पर होने वाले प्रभाव, साथ ही मनुष्य के लक्षण, प्राणियों के अलग अलग वर्गों, विवाह समय एवं कुआं, तालाब, बगीचा, खेत की बुआई वगैरह प्रसंगों के शुभ मुहूर्तों के विषय में जानकारी दी। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज विविध विद्या में किस तरह की निपुणता रखते थे। साथ ही बच्चों यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हो ये ज्योतिष शास्त्र वराह मिहिर की फोटो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो भारत के ज्योतिष शास्त्र हैं थे बच्चों। ठीक है, आगे बच्चों हमें वस्तु शास्त्र यहाँ पे दिया गया अगला टॉपिक। बच्चों अब हमें यहाँ पे लास्ट टॉपिक दिया गया वस्तु शास्त्र के विषय में जानकारी दीजिए। तो बच्चों ये भी 4 मार्क्स का सवाल आ सकता है, तो आपको याद कर लेना है। प्राचीन भारत की वस्तु शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वस्तु शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का अविभाज्य अंग है, यानी जो वस्तु शास्त्र जो है वो ज्योतिष शास्त्र का क्या है, अविभाज्य अंग है। ठीक है बच्चों, जिसकी गणना महत्ता एवं प्रशंसा विश्व के अनेक देशों में स्वीकृत रही है, मतलब स्वीकार सभी देशों ने की है। प्राचीन भारत में ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा जैसे विद्वानों का वस्तु शास्त्र में विशेष योगदान रहा है। वस्तु शास्त्र में रहने की जगह, मंदिर, महल, अश्वशाला, किला, शस्त्रागार, नगर वगैरह की रचना किस तरह करना, किस दिशा में करना आदि सिद्धांतों की जानकारी दी गई है। बृहद संहिता में वस्तु शास्त्र का उल्लेख है। 15वीं सदी में मेवाड़ के राजा कुंभा ने वस्तु शास्त्र का पुनरुद्धार किया था। साथ ही वस्तु शास्त्र को 8 भागों में बांटने वाले देवों का प्रथम स्थपति विश्वकर्मा को वस्तु शास्त्र में जगह की पसंद की विविध आकार, रचना, कद एवं वस्तु की अवस्था, देव मंदिर, ब्रह्म स्थन, भोजन कक्ष, शयन कक्ष आदि विविध स्थानों की जानकारी दी गई होती है। अब वस्तु शास्त्र के दृष्टि बिंदु में हम परिवर्तन आ गया है, उसे विदेश में भी स्वीकृति मिल रही है। प्राचीन भारत के विज्ञान का ज्ञान विश्व में स्वीकार किया गया। साथ ही हमारे भारतीय संस्कृति विशाल और विविधपूर्ण है। उसमें धर्म, विज्ञान, परंपरागत आदर्शों, व्यवहारिक ज्ञान, समक्ष का ज्ञान, साथ ही सुंदर समन्वय, ये सभी चीजें जो हैं वो हमारे भारत देश में देखने मिलती है। साथ ही जो विश्व के बहुत कम देशों में देखने को मिलती है। अपनी संस्कृति में सहिष्णुता और समानता है,
प्रत्येक व्यक्ति का धर्म, जीवन पद्धति तथा मूल्यों में विविध होने पर भी हम अपने देश में एकता का दर्शन करते हैं। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की मूलभूत लक्षण साथ ही पहचान है। इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए।